स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग से? यस, यस हो सर, रही। यस। चले, मुझे कोई बताएगा लास्ट क्लास में क्या हुआ था? कोई एक जरा एक रिव्यू करा दे मुझे। सर वो इंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स ईपीएस बनाया था ओके। और ओबीएस बनाया था। हम्म। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ठीक है। और इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाया था। ओके। और इसके अलावा? यही दो थे सर। नहीं, उसके अलावा और भी एक दो चीज़ और करवाई थी। जी नाजिम साहब, रोल बताए थे बिल्कुल। जॉब डिस्क्रिप्शन बताया था बिल्कुल। आज हम माइक ऑन कर लें, अगर वो म्यूट कर। जॉब डिस्क्रिप्शन तो ओबीएस में नहीं आता सर, कि आप पोस्ट डिफाइन करते हो कि मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, तो उनकी क्या क्या ड्यूटीज और वो चीजें। ओबीएस जो है ना, बेसिकली ओबीएस में आपकी रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होते हैं ना, उनकी हिरार्की बनती है ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड स्ट्रक्चर में। उसके सही। अगेंस्ट जो है ना, फिर हम रोल्स डिफाइन करते हैं उनके क्या रोल्स हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब डिस्क्रिप्शन से फिर हम वो डिफाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद भी मैंने कुछ कराया था, थोड़ा सा याद करें, कोई बता सकता है? उसके अलावा भी मैंने कुछ करवाया था। उसके अलावा मैंने क्या कराया था, बताएगा कोई? क्या कराया था उसके अलावा मैंने? चले मैं जरा बता देता हूँ। उसके अलावा मैंने कराया था क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। नया प्रोजेक्ट किस तरीके से बनता है, और उस पर हमने क्या किया था। प्रोजेक्ट आईडी दी थी, प्रोजेक्ट नेम दिया था, और उसके अलावा हमने उसकी प्लान स्टार्ट डेट दिया था। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमने उसमें डिफाइन, हमने क्या कहते हैं उसमें साइन किया था, और क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट किया था। तो चले आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट के अंदर जाना है तो किस तरीके से होता है। कंट्रोल प्लस ओ कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके आपका जो प्रोजेक्ट आया है, राइट क्लिक करके आपने ओपन प्रोजेक्ट पे जाना है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी का माइक ऑन है तो काइंडली जरा माइक को म्यूट कर लें, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा, उसके बाद जो है ना, आज की जो क्लास है हमारे पास, आज की क्लास में हमने क्या करना है। आज की जो क्लास है उसमें हम अपने एक्टिविटी टेबल, और देखिए मैं आपको जरा एक चीज़ बताता हूँ, रिव्यू करा देता हूँ। जब हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, तो हमारे सामने एक विंडो आ जाती है, एक्टिविटीज की विंडो आ जाती है, एक टेबल आ जाता है। ये टेबल जो होता है, इसमें बेसिकली लेफ्ट वाला जो कॉलम होता है, लेफ्ट वाला जो कॉलम होता है वो आपका होता है एक्टिविटी टेबल, और राइट वाला जो कॉलम होता है वो आपका होता है गैंट चार्ट। लेफ्ट वाला कॉलम होता है आपका एक्टिविटी टेबल, राइट वाला कॉलम होता है आपका गैंट चार्ट। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं, हम सबसे पहले अपने जो, इसे मैं कहता हूँ डैशबोर्ड, ये मेरा डैशबोर्ड है। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के अंदर मैंने कौन सा टैब खोला हुआ है? एक्टिविटीज का टैब खोला हुआ है। ठीक है, ये मेरा एक्टिविटी का टैब है। और एक्टिविटी का जो टैब है, ये एक्टिविटी की जो विंडो कह रहे हैं इसे, जो विंडो है, उस विंडो को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक एक को डिवाइड कर दिया है, एक को डिवाइड कर दिया है किसमें? लेफ्ट वाले कॉलम को में डिवाइड कर दिया है, लेफ्ट वाले को डिवाइड कर दिया एक्टिविटी टेबल, और राइट वाले को कर दिया गैंट चार्ट। अब एक्टिविटी टेबल क्या होता है, गैंट चार्ट क्या होता है, देखें स्केड्यूल बनाने से, बनाना कोई मसला नहीं है, वो तो हम बना लेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, बनाने से पहले हमें ये चीज़ें तो पता हो कि हम जिस विंडो पे काम कर रहे हैं वो विंडो क्या कहलाई जाती है, वो इस विंडो से हमने क्या क्या फायदे उठाने हैं, हमने उस विंडो को सेट कैसे करना है। सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है। अब हमें अब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमारा जो लेफ्ट टेबल है वो क्या कहता है, और राइट टेबल है वो क्या कहता है, दोनों में फर्क क्या है, क्यों दो टेबल दिए गए हैं। एक टेबल से भी काम हो सकता है। ठीक है, मैं एक्टिविटी टेबल खोलूं, क्या मैं एक टेबल से काम करूं या मैं दूसरे टेबल से काम करूं? अब पॉसिबल है कि मैं एक टेबल से काम करूं, या हो सकता है नहीं हो सकता, सब चीज़ हमें देखनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट वाले टेबल को, जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी टेबल। अच्छा, एक्टिविटी टेबल जो है ना हमारे पास, एक्टिविटी टेबल क्या होती है कि हमारे पास जो भी, एक्टिविटी टेबल से पता चल रहा है कि आपका एक्टिविटीज का टेबल, कि जो आप एक्टिविटीज ऐड करोगे, जो भी आप एक्टिविटी ऐड करोगे, हम उसको लेफ्ट वाले विंडो पे ऐड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट वाले विंडो पे ऐड करेंगे, जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी टेबल। अब उस एक्टिविटी के अगेन जो हमें उसकी जो एक बार्स, इन टर्म ऑफ बार्स में जो उसकी प्रेजेंटेशन दिखाएगा,
जो रिप्रेजेंट करेगा वो होगा मेरे पास गैंट चार्ट। गैंट चार्ट क्या होता है? बेसिकली आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं उसको इन टर्म ऑफ बार्स में रिप्रेजेंट करता है, और आपको बताता है कि ये एक्टिविटी जो है नॉन क्रिटिकल है, क्रिटिकल है, ये इन प्रोग्रेस है, फिनिश एक्टिविटी है, लेजेंड्स वहाँ पे डिफाइन कर देता है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, अपने स्केड्यूल्स को गैंट चार्ट से भी रीड कर रहे होते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट टेबल पे एक्टिविटी टेबल को सेट करूंगा। एक्टिविटी टेबल को सेट करने के बाद मैं उसका इम्पैक्ट देखूंगा कि मेरे पास गैंट चार्ट में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, हम पूरा यहाँ पे गैंट चार्ट बनाएंगे, उसको पूरा स्टडी करेंगे। अच्छा, अब मैं अगर जब एक्टिव टेबल की बात करूं तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से टेबल ओपन करने हैं। मुझे यहाँ पे कौन कौन से टेबल ओपन करने हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब जिस मॉडल पे काम कर रहा हूँ, जो मैंने आपको मॉडल्स बताए थे, मैं जिस मॉडल पे काम कर रहा हूँ मैं उसी मॉडल्स के टेबल यहाँ पे ओपन करूंगा। मैं क्या करूंगा, उसी मॉडल्स के टेबल यहाँ पे ओपन करूंगा। जैसे सपोज मैं अगर टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ मॉडल 2 पे काम कर रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ टाइमलाइन स्केड्यूल की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है टाइम, अब इसका एग्जैक्टली समझे, देखिए आप आपका एक बड़ा, आप ऑफिस में बैठे हैं, आपके सामने एक टेबल है। ठीक है। अब आपको कहते हैं, अब आप इंजीनियर हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो भी हैं। अब आपको जब बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना होता है, क्या बनाना होता है, बीबीएस। जब बीबीएस बनाना होता है, जब बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना होता है, तो आप टेबल पे क्या चीज रखते हो, स्ट्रक्चर ड्राइंग। ठीक है। और अपनी साथ साथ कैलकुलेटर, मैनुअल काम करना है, पेपर, लैपटॉप, जो भी रखना पड़ेगा। ठीक है। मेन ड्राइंग्स क्या रखना पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स रखनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर ड्राइंग से मुझे पता चलता रहेगा कि मेरे पास यहाँ पे ड्राइंग्स में बीबीएस बनाने के लिए सरिया कौन कौन सा शेड्यूल क्या क्या बता रहा है। सही है। कौन कौन सी उसकी क्या कहते हैं, मेरे पास नंबर ऑफ बार्स बता रहा है। सही है, उसका शेड्यूल क्या बता रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे किससे पता चलेगा, मुझे स्ट्रक्चर ड्राइंग से पता चलेगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अगर बार बेंडिंग बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे सामने आर्किटेक्चर ड्राइंग रख लें, तो आप बोलेंगे यार ये कैसा सवाल है, ये कैसा मतलब कि जवाब है, या ये कैसी बात है कि मैं बना रहा हूँ बीबीएस और मुझसे कहा जा रहा है आर्किटेक्चर ड्राइंग रखो। अब आर्किटेक्चर ड्राइंग में तो फिनिशिंग आइटम्स होते हैं, तो फिनिशिंग आइटम से तो मैं बीबीएस नहीं बना सकता ना। फिनिशिंग आइटम में आर्किटेक्चर ड्राइंग्स जो होती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें स्ट्रक्चर ड्राइंग, उसमें आपका बीबीएस के क्रॉस सेक्शंस, उसके जो सेक्शंस होते हैं या उसके जो शेड्यूल होता है वो थोड़ी डिफाइंड होता है आर्किटेक्चर ड्राइंग में। वो तो आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग में होता है। तो आप जब स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो, स्ट्रक्चर ड्राइंग में काम कर रहे हो, तो बीबीएस बना रहे हो, तो आपके सामने टेबल पे क्या होगा, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स होंगी। जब आप अगर फिनिशिंग का काम कर रहे हो, फिनिशिंग की क्वांटिटीज निकालोगे, तो आपके सामने आर्किटेक्चर ड्राइंग होगी। इसी तरीके से होता है ना, नॉर्मल प्रैक्टिस यही है जो हम इंजीनियर्स कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से एक मैंने आपको एक रियल एग्जाम्पल बनाई है, कि मैंने कोई आसपास की एग्जाम्पल नहीं बताई, रियल एग्जाम्पल बताई है जो कि हमारी फील्ड की होती है। अब P6 पे आ जाए। अब जब मैं यहाँ पे कॉस्ट पे काम करूंगा, ये सबसे पहले मैं टाइमलाइन पे काम करूंगा, तो जो टाइमलाइन के लिए मुझे कॉलम्स चाहिए होंगे ना, मैं यहाँ पे टाइमलाइन की कॉलम खोलूंगा, और मैं क्या करूंगा, उसका एक नया लेआउट बना के उसको सेव कर लूंगा। क्या करूंगा, लेआउट बनाऊंगा और उसको सेव कर लूंगा, वो भी आपको आगे बताऊंगा। उससे मुझे क्या फायदा होगा, उससे मुझे ये फायदा हो जाएगा कि अगर मैं जब मैं टाइमलाइन पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे सामने टाइमलाइन का लेआउट खुला हुआ होगा। फिर जब मैं कॉस्ट पे काम करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट की जो जो भी मुझे कॉलम्स चाहिए होंगे, जाहिर सी बात है टाइमलाइन के कॉलम्स अलग होंगे, कॉस्ट के अलग होंगे। टाइमलाइन में कॉस्ट नहीं आ रहा होगा, कॉस्ट में जो है ना टाइमलाइन तो आ रहा होगा, लेकिन डिफरेंट कॉलम्स सॉरी डिफरेंट कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। सॉरी। तो मैं जब कॉस्ट पे काम करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट के कॉलम्स खोल लूंगा। जब मैं अपडेट पे काम करूंगा मॉडल पे, तो अपडेट के कॉलम्स खोल लूंगा। जब मैं अर्न वैल्यू पे काम कर रहा हूँ, तो अर्न वैल्यू के कॉलम्स कर लूंगा। और मैं क्या करूंगा, जब इन मॉडल्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उनका एक लेआउट बना लूंगा। अब लेआउट क्या होता है, लेआउट ये होता है कि जैसे मैं इसको ऐसे एग्जाम्पल दूं, मुझे अगर कॉलम का लेआउट करना पड़ेगा, तो मुझे कोऑर्डिनेट किसके चाहिए, कॉलम्स के चाहिए होंगे ना। फुटिंग की कॉलम, फुटिंग से तो मैं नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, कॉलम्स की कोऑर्डिनेट ड्राइंग से निकालूंगा। और कॉलम्स स्टार्टर अगर मुझे मार्क करना है, या मैंने कॉलम का कोऑर्डिनेट कॉलम को मार्क करना है, या मुझे अगर फुट एक्सकेवेशन के मुझे फुटिंग की मुझे सपोज मुझे फाउंडेशन की एक्सकेवेशन करनी है, तो मैं किसका लेआउट करूंगा, फुटिंग का लेआउट करूंगा या एक्सकेवेशन का लेआउट करूंगा। मैं क्या करूंगा, एक्सकेवेशन का लेआउट करूंगा। क्यों, मुझे पता है कि फुटिंग से इतना ऑफसेट लीन का है, और वर्किंग स्पेस रख के मेरी एक्सकेवेशन रखनी है मैंने। मैं ऐसा तो नहीं करूंगा ना कि फुटिंग का लेआउट कर दूंगा, एक्सकेवेटर आएगा सिर्फ फुटिंग के एरिया को खुदाई करेगा, बाद में पता चला कि लीन लीन नहीं पड़ लीन का एरिया आपको नहीं मिला और आपको वर्किंग स्पेस नहीं मिली।
फिर क्या हुआ, फॉर्म आपका फंस गया। तो हम क्या कर रहे होते हैं, जिस एक्टिविटी पे काम कर रहे होते हैं उस एक्टिविटी का लेआउट बना के सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब उसका फायदा क्या होगा मुझे, मुझे फायदा ये होगा कि जब मैं, अब सपोज मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं मल्टीपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मल्टीपल मॉड्यूल्स पे काम कर रहा हूँ, या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम कर रहा हूँ। और फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, 3 प्रोजेक्ट हैं, एक पे मैं टाइमलेस का जो बना रहा हूँ, एक पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, और एक पे मैं अनवैल्यू कर रहा हूँ। अब अनवैल्यू के मेरे पास तकरीबन 6 7 8 10 कॉलम्स खुलेंगे, या उससे ज्यादा खुल सकते हैं। टाइम एंड स्केड्यूल के मेरे पास 5 कॉलम खुलेंगे। कॉस्ट में मेरे पास 6 7 8 9 कॉलम, 7 8 कॉलम खुलेंगे। अनवैल्यू पे हो सकता है 12 15 कॉलम्स हो जाए। तो अब एक लेंथी प्रोसेस होता है कि मैं बार बार कॉलम को ऐड करूं, कॉलम्स को खोलूं और मैं उसको सिलेक्ट करूं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या कर रहे होते हैं, मैं हर हर अगर जैसे मैं लेआउट टाइमलाइन पे काम कर रहा हूँ तो उसकी कॉलम्स खोलूंगा और उसको लेआउट को सेव कर लूंगा। कॉस्ट पे काम करूंगा तो कॉस्ट का लेआउट कॉलम्स खोलूंगा, उसका लेआउट को सेव कर लूंगा। एंड सिमिलरली अनवैल्यू की तरह मुझे क्या फायदा होगा इससे, कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ टाइमलाइन पे, और वो खत्म करके मुझे दूसरे प्रोजेक्ट पे जाना है जहाँ पे मैंने दूसरे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अपडेट करना है, तो मुझे दोबारा कॉलम खोलने नहीं पड़ेंगे। मैं क्या करूंगा, लेआउट पे जाऊंगा, वहां से जो मैंने सेव किया था कॉस्ट लेआउट, कॉस्ट को खोल लूंगा। मैं जब तीसरे प्रोजेक्ट पे अनवैल्यू में जा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, वहां पे अनवैल्यू लेआउट का सेव करके रखा होगा मेरा लेआउट, तो मैं क्या करूंगा, अनवैल्यू लेआउट को ओपन कर लूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरे पास वर्क स्मार्ट होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, मेरे पास टाइम सेव हो जाएगा। क्योंकि कॉलम्स एक ही मतलब खोल के रखते हैं। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया ताकि कॉन्सेप्ट जो है आप लोग का क्लियर हो जाए। ओके, अच्छा अब ये मेरे पास हो गया लेफ्ट वाला कॉलम। राइट वाला कॉलम होता है मेरे पास गैंट चार्ट। गैंट चार्ट मैंने आपको बताया जो कि हमारे एक्टिविटीज होती हैं, WBS होती हैं, उनको बार्स में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, वहां पे हम क्या चीज सेट कर रहे होते हैं, हम वहां पे सेट कर रहे होते हैं टाइम स्केल। पहले मैं आपको एक्टिविटी टेबल समझाया था, पहले मैं आता हूँ गैंट चार्ट। अच्छा अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपना लेआउट बनाना है। मेरे पास एक बैच 70 का लेआउट बना हुआ है, हमारा बैच 20 है। तो हम क्या करेंगे, बैच 20 का लेआउट बनाएंगे किस तरीके से। मैं अगर ये आपको देख रही है विंडो दिख रही है आपको, यहाँ पे उसने इसको सेपरेट कर दिया। मैं यहाँ पे लेफ्ट विंडो पे आके राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट कॉलम खुलेंगे। लेफ्ट विंडो पे आके करूंगा तो डिफरेंट कॉलम दिखेंगे, ऑप्शन दिखेंगे। राइट पे आके करूंगा तो डिफरेंट दिखेंगे। यहाँ पे आने के लिए मुझे इस वाले विंडो में रह के काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे रह के मुझे यहाँ कर्सर रख के काम करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है, बेसिक है। अब मैंने एक्टिविटी टेबल में जो है ना, मैंने यहाँ पे कॉलम सेट करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक्टिविटी टेबल पे आऊंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉलम्स। मैंने कॉलम्स पे क्लिक किया। अब जब मैंने कॉलम्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें अवेलेबल ऑप्शंस मेरे पास बहुत सारे दिख रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें जो कि हमने यूज भी नहीं करनी है, बहुत सारे यहाँ पे कॉलम्स अवेलेबल ऑप्शंस दिख रहे हैं। और और ये जो ऑप्शंस है सिलेक्टेड ऑप्शंस, ये बेसिकली वो ऑप्शंस है जो कि आपके यहाँ शो होंगे। इसका मतलब ये कि मैं इस विंडो में जो भी रखूंगा वो मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि मैंने क्या काम करना है। अब सपोज आपने जब अपना P6 खोला तो आपके पास तीतर बटेर कॉलम दिख रहे हैं जो कि आपका काम ही नहीं है। सपोज ये दिख रहा है आपको। ठीक है, या मैं कहता हूँ कि सपोज मैं एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपने P6 ओपन किया, आपके पास कुछ इस तरह का लेआउट हो गया, कुछ भी लेआउट हो सकता है। वो जो ऑप्शन मैंने खोला मैं आपको समझाऊंगा आगे। अब सपोज आपके सामने ये दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, मैंने किया राइट क्लिक, मैं गया कॉलम्स पे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर आपको पता है कि जो आपको ऑप्शन चाहिए वो यहाँ पे किधर है, तो आप वहां जाके ओपन कर लें। लेकिन जाहिर सी बात है, अभी तो आप बिगिनर है, अभी तो आपने ओपन किया है। अभी तो आपने ओपन किया है, अभी तो आपको पता नहीं ऑप्शंस कहाँ कहाँ से आ रहे हो, हमें भी नहीं पता होता कि कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, सपोज अब सपोज यहाँ पे आपको ये बाय डिफॉल्ट आया है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, आपको याद रखें टाइम एंड शेड्यूल में आपको चाहिए एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी नेम, ओरिजिनल ड्यूरेशन, स्टार्ट और फिनिश। ठीक है, बाकी मुझे क्या नहीं चाहिए, टोटल फ्लोट नहीं चाहिए, बजट टोटल कॉस्ट नहीं चाहिए, रिसोर्सेज नहीं चाहिए,
स्केड्यूल परसेंटेज नहीं चाहिए और रेवेन्यू ड्यूरेशन नहीं चाहिए। आपको दिख रहा होगा जो मुझे नहीं चाहिए मैं उस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली कहाँ चले जा रहा है, जहाँ पे उसकी अपनी पोजीशन, ठीक है, जहाँ पे उसकी अपनी पोजीशन, कि मैं उसको उसी के क्या कहते हैं, उसी के जो जहाँ पे वो अकोमोडेट है मैं उसको वहीं पे फेंक रहा हूँ। जाओ तुम, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपने घर में चले जाओ, जाओ तुम अपने क्या कहते हैं अपने कबीले में चले जाओ, तुम अपने क्या कहते हैं बॉक्स में चले जाओ, अपनी अकोमोडेशन में चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे क्या जरूरत है, एक्टिविटी आईडी, ये तो बाय डिफॉल्ट होता है। एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी नेम, ओरिजिनल ड्यूरेशन, स्टार्ट और फिनिश। अब सपोज आपके पास स्टार्ट और फिनिश भी नहीं आ रहा, अब आप परेशान के यार स्टार्ट फिनिश तो मुझे चाहिए, अब आपको पता ही नहीं स्टार्ट फिनिश कहाँ से आएगा, अब आप ढूंढ रहे हैं यार ये तो परेशान बहुत टाइम लग रहा है, ढूंढ ढूंढ के मैं थक रहा हूँ, तो आपका सिंपल तरीका क्या है, अवेलेबल अवेलेबल ऑप्शन है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करें, कंट्रोल एफ कर दें, जैसे हम एक्सेल पे करते हैं, वर्ड पे करते हैं, हमें कोई फाइंड करना होता है, या यहाँ से फाइंड कर दें या तो कंट्रोल एफ कर दें। ओके, अब आपको यहाँ से एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी नेम, ओरिजिनल ड्यूरेशन, स्टार्ट चाहिए, आपने यहाँ पे लिखा स्टार्ट, एंटर किया, यहाँ पे उसने शो कर दिया कि आपके यहाँ पे स्टार्ट आ रहा है। ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए, सिर्फ स्टार्ट, आपने किया फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट, एक्चुअली स्टार्ट नहीं चाहिए आपको, सिर्फ स्टार्ट चाहिए, ये आया स्टार्ट, आपने उसको डबल क्लिक कर दिया, ये अपनी पोजीशन पे आ गया यहाँ पे। अब आपको चाहिए फिनिश, आपने क्या किया, दोबारा यहाँ पे लिखा फिनिश, फिनिश, आपने किया फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये आया फिनिश, आपने इसको कर दिया डबल क्लिक, इसको आपने कर दिया कैंसिल। अब आपको क्या चाहिए, एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी नेम, ओरिजिनल ओरिजिनल ड्यूरेशन, स्टार्ट और फिनिश। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी नेम, ओरिजिनल ड्यूरेशन, स्टार्ट और फिनिश। ये आपको 1 2 3 4 5 5 आपको यहाँ पे कॉलम्स चाहिए, आपने इसको अप्लाई किया, आपके सामने यहाँ पे बने, आपने इसको ओके कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ, वैसे भी जरूरत तो है नहीं, जब जरूरत पड़ेगी उस पर करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ रहा है, एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी, अभी आगे पता चलेगा सब क्या होता है, एक्टिविटी नेम, एक्टिविटी आईडी क्या होती है, जो भी आपकी कोड होगा एक्टिविटी का वो आपका एक्टिविटी आईडी होगी। ठीक है, एक्टिविटी नेम, जो भी आपका टास्क होगा या जो भी आपकी एक्टिविटी होगी उसको हम किसी ना कोई उसका नेम देंगे, वो आपका क्या होगा, एक्टिविटी नेम होगा। उसके बाद आपका हो गया ओरिजिनल ड्यूरेशन, फिर आपका हो गया स्टार्ट, फिर आपका हो गया फिनिश। ठीक है, अच्छा, अब ये तो मैंने सेट कर दिया अपना एक्टिविटी टेबल, मैंने सेट क्या कर दिया, एक्टिविटी टेबल में सेट कर दिया। राइट साइड पे मेरे पास क्या है, राइट साइड पे मेरे पास है गैंट चार्ट। ठीक है, गैंट चार्ट, गैंट चार्ट के लिए हमें जरूरी है कि जब हम गैंट चार्ट को सेट करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमने उसका सेट करना होता है टाइम स्केल। क्या होता है, टाइम स्केल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हर कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं करता इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सब, क्योंकि मैं आपको टाइम, हर एक चीज को डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको हर चीज का पता हो। ठीक है, कि हाँ भाई इसमें ये सब चीजें होती हैं, हमें मकसद पता हो, उसकी जस्टिफाई हो, जस्टिफिकेशन हो कि भाई ये मैं कर रहा हूँ तो इसका ये पर्पस है। अब टाइम स्केल जो होता है वो क्या होता है, सिंपल पता चल रहा है। टाइम स्केल क्या होता है, आपका जो ईयर्स के इंटरवल्स होते हैं, मंथ के इंटरवल्स होते हैं, या क्वार्टरली या डेज के, वीक्स के इंटरवल्स होता है, वो आपका टाइम स्केल होता है। ठीक है, टाइम स्केल देना जरूरी क्यों होता है, टाइम स्केल देना जरूरी इसलिए होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी एक्टिविटी गैंट चार्ट में जो दिखा रहा है वो कौन से मंथ में कौन से मंथ में लेकर रही है, कौन से मंथ में आ रही है, कौन से वीक में आ रही है, कौन से क्वार्टर में आ रही है, कैसे पता चलेगा जब तक मैं टाइम स्केल नहीं करूंगा। मैं अगर टाइम एक्टिविटी पे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एक्टिविटी की स्टार्ट डेट ये है, फिनिश डेट ये है, लेकिन टाइम स्केल में, गैंट चार्ट में मुझे कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या होता है, हम सबसे पहले टाइम स्केल सेट करते हैं। अच्छा, टाइम स्केल सेट करने के भी कोई तरीकेकार होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप उठे सो टाइम स्केल आपने सेट कर दिया। टाइम स्केल सेट करने का तरीका क्या होता है, टाइम स्केल सेट करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो आपकी मीटिंग्स हो रही है, प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग हो रही है, वो किस तरह हो रही है, किस किस डे हो रही है। इधर वो
वीकली बेसिस पे हो रही है, वीकली मंथली हो रही है, या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 20-25 साल का, वहां पे जो है ये क्वार्टरली क्वार्टरली हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है। क्यों? क्योंकि क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आपका जो पूरा जो डाटा निकलेगा, जो भी P6 की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो टाइम स्केल की बेस पे हो रही होगी। इसके जो अपने एल्गोरिथम होते हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो टोटली टाइम टाइम स्केल की बेस पे करता है। सपोज आपकी प्रोग्रेस की रिव्यू मीटिंग हो रही है वीकली वीकली क्या हो रही है? वीकली वीकली। समझिएगा मेरी बात को, आपको चाहिए वीकली वीकली प्लान परसेंटेज, और वीकली वीकली परफॉर्मेंस आपको चाहिए कि मैंने कितना परसेंटेज काम कर लिया और मेरा कितना परसेंटेज प्लान था। आपको क्या चाहिए? वीकली वीकली। ठीक है, हर वीक पे चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पे आपने सेट किया हुआ है क्वार्टरली, ऊपर क्वार्टर है, नीचे उसके 3 मंथ है। ठीक है, अब जब आप यहाँ से डाटा एक्सपोर्ट करोगे, तो मेरे भाई ये डाटा आपको मंथ के हिसाब से देगा। ठीक है, अब सपोज आपके पास मंथ के हिसाब से दे रहा है, 3 मंथ में 20-20-20% दे रहा है। ठीक है, आपने आपने बोला मैं तो P6 का चीता हूँ, आपने टाइम स्केल देखा नहीं, आपने पूरा वर्किंग कर ली, डाटा निकाली, सब कुछ कर लिया, बाद में जब आप प्रोग्रेस रिव्यू एसकर बनाने लगे, तो आप बोले यार ये क्या मजाक है, ये शुरू मैं मुझे तो मंथ नहीं चाहिए, मुझे तो वीक चाहिए। यहाँ तो मंथ दिखा रहा है, मुझे तो पहले वीक पर प्रोग्रेस दिखानी है, प्लान परसेंटेज कितनी है। यहाँ तो अब देखेंगे आपको बॉक्स दिखा रहे हैं ना, प्रोग्रेस आपको जो देगा ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस में देगा। जनवरी में इतनी 10%, फरवरी में इतनी 10%, मार्च में इतनी 10%, अप्रैल मई जून जुलाई में इतने इतने 10%, और उसका कम्युलेटिव चल रहा होगा। तो आप बोलोगे यार ये क्या मजाक है, मुझे मंथ वाइज क्वार्टर और इन तीनों का सम करके बता रहा होगा कि क्वार्टर 1 के 2021 के क्वार्टर 1 में इतनी परसेंटेज आ रही है। आ रही है समझ में बात? तो यहाँ पे आप बोलोगे यार मैं वीकली प्रोग्रेस अपडेट कर रहा हूँ और P6 मुझे क्वार्टरली बता रहा है, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है कि अच्छा से नुकसान क्या है इसमें? नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको अगर एक मंथ में मेरे पास 4 हफ्ते आ रहे हैं, पूरे मंथ की प्रोग्रेस 20% है, तो मेरे या पूरे मंथ की मेरे पास समझ रहे 4 वीक आ रहे हैं, पूरे मंथ की 20% है। सपोज जनवरी की पूरी मंथ की सिर्फ 20% है, तो हर वीक अगर मैं एक थंब रूल पे चले जाऊं, तो हर वीक मेरे पास क्या क्या दिखा रहा होगा? 5%, 5%, 5%, 5%। ऐसी है। वो जरूरी नहीं है कि हर वीक 5% दिखा रहा होगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई डाटा नहीं है, तो मैं एक आइडियलिस्ट एक आइडियल सिचुएशन डिजाइन डिफाइन कर दूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा कि मुझे यहाँ पे वीकली क्या चाहिए? मुझे प्लान परसेंट है, 5-5% प्लान होगी, 20% तो नहीं होगी ना, क्योंकि 20 तो पूरी मंथली है, लेकिन P6 क्या दिखा रहा होगा डाटा कि आपको 20% है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं? सबसे पहले अपने टाइम स्केल सेट कर रहे होते हैं। अच्छा, टाइम स्केल सेट क्यों कर रहे होते हैं मैंने बता दिया कि आपकी जो प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग होती है उससे डिपेंड करता है। अब हमें ये डिसाइड हो गया कि हमारी, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बातें मंथ मंथ पे आ जाऊंगा, लेकिन मैं सबसे डिटेल में जा रहा हूँ, डीपली डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि वीकली वीकली पे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि वीकली से नीचे और की प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग नहीं होती। सबसे लोएस्ट आपका डिटेल में वीकली होता है, मंथली होता है या वीकली होता है, 15 डेज का भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है। वीकली वीकली नॉर्मली ज्यादा होता है, मंथली मंथली ज्यादा होता है। अच्छा, अब अब यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग हो रही है वीकली वीकली, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे करूंगा राइट क्लिक, जाऊंगा टाइम स्केल्स पे। अभी देखें बार बार चार्ट ऑप्शंस, एक्टिविटी डिटेल, अभी इन सबको भूल जाएं, जो जो बता रहा हूँ ना सिर्फ उसको फोकस करें। ठीक है, टाइम स्केल्स पे गए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है शो प्राइमरी डेट, टाइप के कैलेंडर, हमें कैलेंडर चाहिए। डेट इंटरवल क्या बता रहा है? क्वार्टर पर मंथ। क्वार्टर, ये मेरा कर्सर कर्सर देखें, क्वार्टर पर मंथ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है? क्वार्टर पर मंथ, ईयर पर मंथ, ईयर पर क्वार्टर। चले सब समझते हैं। सबसे पहला है ईयर पर क्वार्टर, अप्लाई किया, तो ऊपर मेरे पास साल आ गया 2027, मेरे पास क्या आ गया 2024 में कितने क्वार्टर आते हैं? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, और एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ होते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्वार्टर वाइज पता चल गया कि मंथ, ईयर पर क्वार्टर पता चल गया कि एक साल के मुझे 4 क्वार्टर। अब कोई आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 15-20 साल का प्रोजेक्ट है, वो कहता है भाई मैं हर महीने तक टाइम थोड़ी कि मैं वीकली वीकली मंथली करूंगा, हर 3-3 महीने बाद मुझे प्रोग्रेस चाहिए। तो आप क्या करोगे? क्वार्टरली यहाँ पे टाइम स्केल खोल लोगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 20 साल का, कि आपके 10 साल का कि आपके पूरे टाइम स्केल में नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे? जब बड़े लेंथ के प्रोजेक्ट होते हैं तो हम उसको उसी हिसाब से फिर खोल रहे होते हैं। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके आता हूँ टाइम स्केल पे। मुझे यहाँ पे चाहिए ईयर पर मंथ, उसको मैंने अप्लाई किया। ईयर पर मंथ का मतलब क्या है कि एक साल के अंदर पूरे 12 महीने मुझे दिख जाए और 12 महीने की मुझे हर मंथ की प्रोग्रेस मुझे पता चल जाए। ठीक है, ये आपका हो गया ईयर पर मंथ हो गया। उसके बाद मतलब हो गया मंथ पर वीक। मंथ पर वीक मैंने क्लिक किया, मंथ पर वीक की मुझे पता चल गया। अब आप देखिए मंथ पर वीक में कैसे बता रहा है, ऊपर मंथ नीचे वीक। जैसे सपोज अगर ये दिखा रहा है 03 दिखा रहा है, 010 दिखा रहा है, 17 24 दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 तारीख से लेके 9 तारीख की जो प्रोग्रेस होगी वो इस हफ्ते में दिखा रहा होगा। तो इसका मतलब है क्या है कि मुझे अपनी वीकली जो प्रोग्रेस होगी वो भी ऐसी बनानी है कि 3 तारीख से लेकर 9 तारीख की मेरे पास प्लान परसेंटेज आए। बात को समझे, देखें बहुत टेक्निकल पॉइंट है ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको इतना टाइम स्केल में कोई टाइम जाया नहीं करेगा। ठीक है, टाइम वेस्ट कोई नहीं करेगा, मैं इसलिए वेस्ट कर रहा हूँ। वेस्ट तो नहीं कह रहा, खैर चले, मैं इसलिए इसमें टाइम गेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑयल एंड गैस में इसमें बहुत बड़ी गलती की थी, जिससे मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने से पहले मेरा ये सीन हुआ था कि मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। मेरा डॉक्यूमेंट पे, मेरा स्केड्यूल पे मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया और साइट पे भी प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं हुआ। साइट पे भी 4 हफ्ते बाकी हैं और 4 हफ्ते पहले मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका प्लान परसेंटेज 100% खत्म हो गया। मैं यकीन करें 3200 एक्टिविटीज पे जब मेरे साथ मसला हुआ मैं सर पकड़ के बैठ गया। 2 2 रातें 3 3 रातें लगा कि मैंने अपने पूरे स्केड्यूल को सही किया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम करने से पहले मैं इतना डिटेल में आपको क्यों समझा रहा हूँ इस चीज को। मैं चाहता भी WBS शुरू करता, एक्टिविटी शुरू करता, अब तक WBS भी हो जाता, एक्टिविटी भी आ जाते। नहीं, चीज को समझें। चीज को जब तक डिटेल में नहीं समझेंगे ना, बेसिक स्ट्रांग नहीं होगी ना, तो आगे काम करने का फायदा नहीं होगा। क्योंकि एक्टिविटी बनाना, WPS बनाना आपको यूट्यूब पर भी समझ में आ जाएगा। आपको बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो आपको ही समझा देंगे, लेकिन ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपको यही चीज आपके लिए लर्निंग है। असल चीज यही है कोर्स में ना, जो मैंने कोर्स को जो जो खूबसूरती मेरे पास कोर्स की क्या है, यही है मेरे पास कोर्स की खूबसूरती। जो मैं कोर्स आउटलाइन बता रहा हूँ उसका 60% तो हर कोई करा रहा है, कोड रहा हूँ, सादा चार्जेस ले रहा है। लेकिन मैं क्यों इस कोर्स को मैंने जो इतना डिटेल में किया हुआ है, मॉडल में किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है, एक तरह से शॉर्ट डिप्लोमा करा रहा हूँ ताकि लोगों को बेसिक पता चले कि सिर्फ जिंदगी में एक्टिविटी टेबल, जिंदगी में सिर्फ WBS बनाना, एक्टिविटीज बनाना नहीं है। उस टाइम स्केल बेस जो कहते हैं ना, मुझे तो बेसिक आती है सर, मुझे एक्टिविटी बनाना आता है, WBS बनाना आता है, उससे ये पूछे उसको ये चीजें पता है टाइम स्केल के बारे में, सेट कैसे करते हैं, डेज कैसे सेट करते हैं, उसको नहीं पता होगा, उसका पर्पस क्या होगा, उसके किस तरीके से हम उस पर डाटा एक्सपोर्ट करते हैं, क्या क्यों करते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो फ्यूचर में आप कभी गलती कभी मार नहीं खाएंगे। ठीक है, और आप कभी किसी के सामने आपकी एम्बेरसमेंट भी नहीं होगी। लोग समझेंगे हाँ इसको काम पता है, काम इसको आता है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे मैं अब यहाँ पे प्रोग्रेस बता रहा हूँ 3 तारीख से लेके 9 तारीख को। अब सपोज मेरी वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट आ रही है 5 तारीख को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे प्रोग्रेस अपडेट करूंगा भाई। ये जो पूरा बॉक्स दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 3 तारीख से लेके 9 तारीख तक। और मेरी प्रोग्रेस रिव्यू आ रही है हर 5 तारीख, 5 तारीख को आ रही है। सपोज जो हफ्ता बढ़ा उसमें 5 तारीख को आ रही है। तो अब मैं अगर यहाँ की प्रोग्रेस निकालूंगा तो 3 से लेके 5 तक की तो प्रोग्रेस आ जाएगी। उसके साथ साथ 5 6 7 8 9 4 दिन की एक्स्ट्रा प्रोग्रेस प्लान दिखा रहा होगा, जो कि मेरे पे बर्डन पड़ रहा होगा। तो मैं बोलूंगा भाई मुझे ये, मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा भाई तुम 5 तारीख तक की दिखाओ ना इस बॉक्स में। तो आप बोलोगे सर 5 तारीख तो आ ही नहीं रहा। तो बोलेगा भाई तुम प्लानिंग इंजीनियर हो, तुम P6 के एक्सपर्ट हो, तुम माशाल्लाह से 1.5 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हो। तुम्हें पैसे मैं किस चीज़ की दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पैसे इस चीज़ की दे रहा हूँ ना कि मुझे प्रोग्रेस ऐसे बताओ कि जो देखें P6 का मकसद क्या है करने का। हम क्यों कर रहे हैं प्राइमरी P6, इसलिए कर रहे हैं कि क्यों सॉफ्टवेयर इतना इतना कामयाब होता है। क्यों फिटिंग का क्लॉज एंड 14.2 के कॉन्ट्रैक्टर जो है ना क्रिटिकल पाथ मैटर पे अपने कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल जमा कराए। क्यों पूरे दुनिया में जो है अभी तक P6 का जो है ऑल्टरनेट प्राइमरी सॉफ्टवेयर का ऑल्टरनेट क्यों नहीं निकला। क्यों P6 का जो है MS प्रोजेक्ट को पीछे छोड़ दिया प्राइमरी सॉफ्टवेयर ने। दुनिया भर में आप यूरोप चले जाएं, आप मिडिल ईस्ट चले जाएं, आप एशिया चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आप आपको हर कोई P6 करा। आप फाइवर पे चले जाएं, आप क्या कहते हैं उस पे लिंक्डइन पे चले जाएं, आप फेसबुक पे चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आपको हर जगह P6 चल रहा होगा। क्यों हो रहा होगा, इसलिए कि डाटा की जो इसके एल्गोरिथम है, डाटा एक्यूरेसी इसकी बहुत टाइट है। 98%, 95% इसकी, 98% आपकी इसकी एक्यूरेसी है, इसलिए क्योंकि आप जो चाह रहे होते हो वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, वो ये यही प्रोवाइड कर रहा होता है कि जैसा आप बता जा रहे हो तो वैसे वैसे आपको वो डाटा दे रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 5 तारीख की बॉक्स को क्लोज करो। तो ये आप बोलोगे भाई 5 तारीख तो नहीं हो सकता, मुझे एक दिन डिसाइड कर दो कि हर हफ्ते की इस दिन मैंने मीटिंग करनी है। अब सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे प्रोग्रेस चाहिए 5 तारीख तक, 5 से एक हफ्ते पहले की प्रोग्रेस चाहिए 5 तारीख तक। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 9 तारीख तक, तो जो वो जो बाकी 5 6 7 8 9 4 दिन की जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो प्लान परसेंटेज हो गई,
वो क्या हुआ, मेरे गले में पड़ गई। गले में पड़ने से क्या हुआ, प्रोजेक्ट मेरा वक्त से पहले खत्म हो रहा है। ऐसी है ना, वक्त से पहले खत्म हो रहा है। जो जो 5 या 7 दिन की प्रोग्रेस में नेक्स्ट वीक भी जानी थी, मैंने एज पर डॉक्यूमेंट ने क्या किया, अपने गले में ले लिया। तो क्या हुआ, मेरे पास प्लान पर्सन आ गई। अब किसी ने नोट भी नहीं करा। आप यकीन करें, आप जब एस्कर बना लोगे ना, मैं भी आपको दिखाऊंगा। एस्कर जब बना लोगे ना, तो ये एस्कर में आपको पता नहीं चलेगा कि ये डाटा आपका कहाँ से आया है। पता भी नहीं चलेगा आपको, किसी को नहीं पता चलेगा। हम लोग इस तरीके से बना के दे रहे होते हैं, लेकिन क्या है, जब प्रोग्रेस अपडेट कर रहे होगे ना, जब प्लान प्रोग्रेस बना रहे होगे, उसमें पता चलेगा कि मैंने क्या बंड मार दी है। और शुरू से बंड मारते हुए गए, आप बोला भाई छोड़ो यार क्या है, आखिरी में तो है। शुरू से लाइट ले लिया, तो प्रोजेक्ट के एंड में जब इतनी जलालत होगी ना, जब क्लाइंट बोलेगा भाई ये क्या मजाक है, खत्म कैसे हो गया प्रोजेक्ट इतनी जल्दी, अभी तो प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, ये इतना वेरिएंस कैसे आ रहा है। तो फिर आप बोलोगे यार वो ये मसला हो गया, मैंने जो है ना वक्त पे जो है ना इस चीज को देखा नहीं। ठीक है, तो इतना डिटेल समझाने का मकसद ये है कि टाइम स्केल के बारे में मैंने कभी टाइम स्केल शुरू भी नहीं किया, लेकिन आपको थ्योरेटिकल चीजें इतना समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो। 1 मिनट के बाद क्लास रिकनेक्ट होती है, तो अब 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में क्लास को दोबारा कंटिन्यू करते हैं।